ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। पिछले हफ्ते सिंघवी ने कहा था मामले में पहले से कानून मौजूद है, कोर्ट हस्तक्षेप ना करे। आज कर्नाटक दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से करेंगे मुलाकात। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग वाली याचिका पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पत्नी गीतांजलि आंगमो ने दाखिल की है याचिका। कांग्रेस ने बीजेपी सरकारों में महिलाओं के खिलाफ अपराध का उठाया मुद्दा। सोशल मीडिया पर तमाम राज्यों में हुई घटनाओं की पेश की फेहरिस्त, लिखा बीजेपी का जंगल राज। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बड़ा बयान, कहा मुद्दों पर वोट पड़े तो अलग होंगे नतीजे। राज्य में 15 जनवरी को होने हैं बीएमसी चुनाव। उत्तराखंड का अंकिता भंडारी मामला, आज एसआईटी के सामने अपने मोबाइल जमा कराएंगी उर्मिला सनावर। संसद में देखेंगे एआई के नए प्रयोग, ओम बिरला बोले अब 22 भाषाओं में देख सकेंगे सदन की कार्रवाई। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए आज थम जाएगा प्रचार। 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को होगी वोटिंग। 15,000 उम्मीदवार मैदान में। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची पर घमासान, एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। टीएमसी सांसद ने एसआईआर को मनमाना और असंवैधानिक होने का लगाया आरोप। आज देश भर में मनाया जा रहा है लोहड़ी का पर्व। प्रकृति, फसल और कृषि को समर्पित है ये दिन। मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है ये त्योहार। चीन ने शक्सकाम घाटी को बताया अपना हिस्सा, भारत की आपत्तियों को किया खारिज। पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र में से शक्सकाम घाटी के कुछ हिस्से चीन को सौंपा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा आदेश, ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर लगेगा 25% टैरिफ। चीन और भारत हैं ईरान के बड़े व्यापारिक सहयोगी। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए एक कदम और बढ़े अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिकी संसद में पेश हुआ बिल, ग्रीनलैंड को अमेरिकी राज्य का दर्जा देने के लिए जरूरी सुधारों पर मांगी रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी पर क्यूबा का जवाब, राष्ट्रपति मिगुएल बोले क्यूबा की अमेरिका के साथ पुरानी दुश्मनी, ट्रंप ने डील करने की दी थी नसीहत। पाकिस्तान पर गहराया आर्थिक संकट, 300% तक बढ़ा सरकारी कंपनियों का शुद्ध घाटा। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में दावा, आम लोगों की बचत भी लगभग खत्म। टैरिफ को लेकर जल्द आएगा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दिखी घबराहट, बोले अगर टैरिफ को हटाया जाता है तो हम हो जाएंगे बर्बाद। अमेरिका में महत्वपूर्ण खनिज संबंधी बैठक, G7 देशों के वित्त मंत्री हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक को बताया सकारात्मक। 14,599 करोड़ के घोटाले में जेपी इंफ्राटेक के पूर्व एमडी मनोज गौर की बड़ी मुश्किलें, चार्जशीट दाखिल। घर खरीदारों के साथ 14,599 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में हैं गिरफ्तार। उद्योगपति अनिल अंबानी की बड़ी मुश्किलें, बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत को 3 बैंकों ने दी चुनौती। अंबानी के खिलाफ 2020 की एक फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई पर लगी थी रोक। आज इंडिया यूएस के बीच ट्रेड डील हो सकती है फाइनल। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों की होगी अहम बैठक। $500 अरब का है टारगेट। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को नगर निगम चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 3 प्रमुख महानगर पालिकाओं पीएमसी पुणे नगर निगम,
पीसीएमसी पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम और बीएमसी ब्रिन मुंबई नगर निगम के स्थानीय निकाय चुनाव पर कहा कि अगर लोगों ने वहां के मुद्दों को देखते हुए मतदान किया तो नतीजे अलग आएंगे। लोगों ने वहां के इशू आंखों के सामने रखकर वोटिंग किया तो अलग नतीजा आएगा। और ये 2 दिन में जो भी चालू है सभी सिटी में, आप अगर जरा मालूम कीजिए, इतना ऐसा इलेक्शन मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। क्यों कह रहा कि ऐसा इलेक्शन कभी देखा है? क्या किसी को अपने तरफ खींचने के लिए कुछ न कुछ देने की कोशिश हर बहुत से कैंडिडेट की चाल में। पवार यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पिंपरी चिंचवाड़ जो कभी सबसे अमीर कॉर्पोरेशन था उसे बॉन्ड जारी करने पड़े। उन पर अभी भी अलग अलग डिपार्टमेंट के 4000 करोड़ रुपए के बिल बकाया हैं। काम की क्वालिटी खराब है, वहां भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। पुणे में भी पानी की भारी कमी है। सबसे पहले लोगों को रोज पानी पिलाना चाहिए, दूसरा रोज सफाई होनी चाहिए, तीसरा प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, इस बारे में फैसला लेना चाहिए। बता दें, नतीजों को लेकर पवार का ये बयान बीजेपी पर निशाना माना जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने लाडकी बहन योजना के तहत महिलाओं के खाते में दिसंबर और जनवरी की किस्त एक साथ डालने का फैसला लिया है, यानी 3-3 हजार रुपए, जिसे विपक्ष रिश्वत करार दे रहा है। और अब अजित पवार का ये बयान भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ये पैसे चुनाव के एक दिन पहले यानी 14 जनवरी को ट्रांसफर किए जाने हैं। विपक्ष का कहना है कि इस योजना से करीब 1 करोड़ महिलाएं लाभान्वित होंगी। इससे मतदाता सत्ताधिकारी दल के पक्ष में प्रभावित हो सकते हैं। ये सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग और परोक्ष रूप से वोटरों को लुभाने की कोशिश है। आपको बता दें कि 15 जनवरी को मतदान के बाद 16 जनवरी को नतीजे आएंगे, जिससे पहले ही महाराष्ट्र का सियासी माहौल गर्मा गया है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और टीएमसी में जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। दोनों ही दल तमाम मोर्चे पर एक दूसरे के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। इस सियासी उठापटक के बीच योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ कर एनडीए में खलबली मचा दी है। ममता बनर्जी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में ओपी राजभर ने कहा कि मैं ममता बनर्जी को एक ऐसी मुख्यमंत्री के तौर पर देखता हूं जिन्होंने बंगाल में कुशल नेतृत्व किया है। एक महिला के तौर पर उन्होंने समाज में एक मजबूत छवि बनाई है। राजभर के इस बयान पर एनडीए में बौखलाहट बढ़नी तय मानी जा रही है। इस मामले पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एक तरफ तो बीजेपी बंगाल चुनाव जीतने के लिए हर पैंतरा आजमा रही है, तो वहीं एनडीए के ही मंत्री ममता बनर्जी की तारीफ कर रहे हैं, जो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। हालांकि अभी तक एनडीए के नेताओं की तरफ से राजभर के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि अपने कॉम्पिटिटर की तारीफ करना एनडीए को बंगाल चुनाव में भारी पड़ सकता है। मेरठ में एक दलित महिला की जान लेने का मामला बीजेपी के लिए मुश्किल बन गया है। विपक्ष के तमाम नेताओं को मौके पर पहुंचने से रोका जा रहा है। बीजेपी नेता जरूर बिना रोक टोक पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार अपराधों को रोकने में बार बार नाकाम क्यों हो रही है? अपराधी क्यों बेखौफ अपराध को अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं? कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने इसे लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार में दलित, आदिवासी और पिछड़ों का उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने कहा, ऐसे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर है। टोटल देश में होने वाले दलित उत्पीड़न की लगभग 26% घटनाएं केवल उत्तर प्रदेश में होती है। ये भारत सरकार के एनसीआरबी का डाटा बताता है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं। देश के हालात ये हैं कि 5 बीजेपी शासित राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार में दलित उत्पीड़न की 76% घटनाएं होती हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि योगी का बुलडोजर सिर्फ जाति और धर्म देख के ही चलता है। कांग्रेस नेता ने कहा, हमारा ये मानना है कि कानून को अपना काम जाति और धर्म देख के नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ जातिवाद को बढ़ाने की बात नहीं करूंगा। चाहे स्वर्ण जाति हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हो, चाहे दलित वर्ग के लोग हो, सब इंसान है, सब भारतीय हैं। सबको अपने देश के संविधान की और कानून की इज्जत करनी चाहिए। सबको एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, एक दूसरे के अधिकारों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। हम जाति के आधार पर अगर देश को बांट देंगे, धर्म के आधार पर बांट देंगे,
और कानून जाति और धर्म को नजर में रख के अगर अपना काम करेगा तो निश्चित तौर पर इससे भारत कमजोर होगा। अपराधी अगर दलित हो, आदिवासी या पिछड़े वर्ग से हो तो 24 घंटे में उसके यहाँ सीएम का बुलडोजर चल जाता है, लेकिन अगर पीड़ित हो तो बुलडोजर गायब मिलता है। दरअसल कुछ दिन पहले ही मेरठ जिले के कपसाड़ गांव से दलित महिला की जान लेने की घटना सामने आई है और उसकी बेटी के अपहरण का भी मामला सामने आया था, जिसे लेकर योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इस मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया। इससे पहले भी मेरठ पीड़िता परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं को रोका गया था। एक मामूली सड़क हादसा बदल गया खौफनाक क्राइम में, जहां कुछ बाइक सवार लोगों ने एक हंसते खेलते परिवार की पूरी जिंदगी को गम में बदल दिया। घटना यूपी के अमरोहा की है, जहां मामूली सड़क हादसा खौफनाक हत्या में बदल गई। जब जज के पेशकार राशिद हुसैन को बाइक सवार युवकों ने पीछा कर संभल चौराहे पर घेर लिया। घटना 11 जनवरी रविवार की है। वो अपनी पत्नी रुखसार, भतीजे सलमान और 3 बच्चों के साथ मुरादाबाद रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। तभी बम्बूगढ़ जोया बाईपास पर नहर पुलिया के पास गलत दिशा से ओवरटेक करने वाले 2 युवकों से कार की टक्कर हुई। शुरुआती झड़प शांत हुई, लेकिन आरोपियों ने फोन कर साथियों को बुलाया और कार का पीछा करते हुए राशिद को बाहर खींचकर लाठी, डंडों, घूंसों और लातों से इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। राशिद हुसैन अमरोहा जिला न्यायालय में सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में बतौर पेशकार तैनात थे। पत्नी और बच्चे गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हमलावर नहीं रुके। राशिद बेसुध होकर गिर पड़े तो भीड़ बढ़ने पर धमकी देकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। चश्मदीद भतीजा सलमान ने बताया कि मामूली विवाद था, लेकिन आरोपियों ने अपना आपा खो दिया। शाहूपुरी पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर कलीम, शान, कसीम, नसीम और 3 अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। मोहम्मद सलमान। अच्छा, आप कौन होते हैं उनके? मैं उनका भतीजा हूँ। अच्छा, क्या मामला था? मामला यह था, हम अमरोहा से मुरादाबाद की तरफ जा रहे थे। वहाँ पर इधर के पुल पर उनकी गाड़ी पीछे से लाए, वो उल्टी साइड से ओवरटेक कर रहे थे। उनकी गाड़ी हमारे बम्पर में अटकी और वो गिर गए। अब गिरने के बाद मेरे चाचा उतरे, उनकी बाइक उठाई और उनसे बात करी, तो फिर उन्होंने रफा दफा करा मामला। हम आगे को चलने लगे। फिर यहाँ पे जैसे हम मुरादाबाद की तरफ मुड़े तो वहाँ पर उन्होंने हमारी कार के पीछे बाइक अपनी लगा दी और बाइक के बाद फिर आगे को आगे अर्बन हॉस्पिटल के आगे आकर उन्होंने अपने बाइक हमारे कार के आगे लगा दी और चाचा को उतार के उन्हें गिरा के फिर मारने लग गए। बहुत मारा, मारते मारते उनकी हत्या कर दी। फिर हम उन्हें अर्बन लेके गए। अर्बन से कहा कि आप इसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए, तो हम जीवन 24 तक गए। जीवन 24 वालों ने कह दिया कि इनकी मृत्यु हो गई, आप यहाँ से चले गए। क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई में FIR कराई है। FIR हो गई? FIR हो रही है। मारने वाले कितने लोग थे? मारने वाले 4-5 जने। कहाँ के थे वो लोग? हालांकि इस केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डिंडोली कोतवाली ने एक आरोपी शान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अमरोहा सर्कल CO अभिषेक यादव ने कहा कि 2 नामजद हिरासत में हैं, बाकी फरारों की तलाश में टीम लगी है। शव का पोस्टमार्टम हो चुका है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। घटना ने इलाके में दहशत फैला दी। आज दिनांक 11 जनवरी 2026 को दोपहर में करीब 2:15 बजे के आसपास 2 पक्षों में वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से आपस में विवाद हो गया। इसी विवाद की वजह से कुछ देर बाद प्रथम पक्ष के साथ द्वितीय पक्ष ने संभल चौराहे से आगे हाईवे पर मारपीट की, जिसमें प्रथम पक्ष के राशिद की हॉस्पिटल ले जाते हुए मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना डिंडोली पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। शव को PM हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर कानून और शांति व्यवस्था। पीड़ित परिवार ने सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है। ये रोड रेज हत्या कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। और सवाल ये भी कि आखिर लोगों में इतना गुस्सा और ईगो कहां से आ रहा है कि एक मामूली कार की टक्कर की वजह से किसी को बेरहमी से पीट कर मार दिया जाए। सड़क जहां लाखों गाड़ियां चल रही हो, वहां इस तरह की छोटी मोटी टक्कर होना आम बात है। लेकिन अगर सभी इस बात को ईगो पर लेने लगे तो क्या होगा? राशिद की मौत हो गई, उनका हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। लेकिन जिसने अपने अहंकार में राशिद को मारा, वो भी अब पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे अपने परिवार से दूर तिल तिल कर मरेंगे। उनके माथे पर लगा कातिल का इल्जाम उनकी मौत तक उनके साथ रहेगा। ऐसे में सवाल यही कि क्या ये मामूली सी टक्कर इतनी बड़ी बात थी
जिसकी वजह से 2 परिवार बर्बाद हो गया। आप भी इस घटना से सबक लें और अपने अहंकार और ईगो को साइड में रखकर एक बार अपने और अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोच लें कि आप जो भी करेंगे उसका सीधा असर आपके परिवार पर पड़ेगा। इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एक तरफ भारत में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। गणतंत्र दिवस को देखते हुए देश भर में खास तौर पर नॉर्थ इंडिया में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान की सीमा पर कुछ गतिविधियां देखी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गणतंत्र दिवस से ठीक पहले पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमाओं के पास ड्रोन गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के अलग अलग इलाकों में कुल 5 ड्रोन देखे गए हैं। ड्रोन दिखने की सूचना पुंछ, नौशेरा, धर्मशाल, रामगढ़ और पराग क्षेत्रों से मिली है। राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। ये सभी ड्रोन वाली चीजें सीमा पार से भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुई। कुछ समय तक संवेदनशील इलाकों के ऊपर मंडराती रहीं और फिर पाकिस्तान की ओर चली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। भारतीय सेना ने कार्रवाई करते हुए उस पर फायरिंग भी की। सुरक्षा एजेंसियों ने हालात को देखते हुए तुरंत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी लागू कर दिया। इसके तहत आसपास की चौकियों पर तैनात जवानों को अलर्ट कर दिया गया और इसके बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं हथियार या कोई गैर कानूनी सामान भारतीय इलाके में तो नहीं गिराया गया। वहीं पाकिस्तान की इस हरकत ने भारत में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।